brought to you by iTel. पहले ये पोस्ट देखिए। 16 सितंबर को भारत के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर लिखा, हम भारत के अल्पसंख्यकों के संदर्भ में ईरान के सुप्रीम लीडर के बयान की कड़ी निंदा करते हैं। उनका बयान भ्रामक और अस्वीकार्य है। अल्पसंख्यकों पर बयान देने से पहले देशों को अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए। विदेश मंत्रालय की तल्ख टिप्पणी ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के एक पोस्ट के बाद आई, जिसमें उन्होंने लिखा था, इस्लाम के दुश्मनों ने इस्लामिक उम्मा के साझा इतिहास के बरक्स हमें अलग थलग दिखाने की भरसक कोशिश की। हम तब तक खुद को मुस्लिम नहीं मान सकते जब तक हम म्यांमार, गाजा, भारत या दूसरी जगहों पर मुस्लिमों के खिलाफ होने वाले अत्याचार से बेखबर रहते हैं। खामेनेई के बयान की खूब आलोचना हो रही है। ईरान को अपना रिकॉर्ड चेक करने की सलाह दी जा रही है। भारत के अलावा इजराइल ने भी खामेनेई को लताड़ा है। भारत में इजराइल के राजदूत रूबेन अजार ने लिखा, खामेनेई तुम अपने ही लोगों के शोषक और हत्यारे हो। इजराइल, भारत और दूसरे लोकतांत्रिक देशों में मुस्लिमों को पूरी आज़ादी मिली हुई है, जो कि ईरान में प्रतिबंधित है। मैं उम्मीद करूंगा कि ईरान के लोग जल्द आज़ाद हों। खामेनेई का बयान कई मामलों में दिलचस्प है। ये ऐसे समय में आया जब ईरान में महसा अमीनी हत्याकांड की दूसरी बरसी बनाई जा रही थी। महसा को ठीक से हिजाब ना पहनने के चलते मार डाला गया। दूसरी बात, खामेनेई ने अपनी पोस्ट से चीन का नाम गायब कर दिया, जबकि चीन में उइगर मुस्लिमों के साथ होने वाले अत्याचार का लंबा इतिहास है। तो आज के शो में हम जानेंगे भारत पर खामेनेई के बयान का मतलब क्या है, खामेनेई चीन का नाम लेने से क्यों बचते हैं और भारत ईरान संबंधों का इतिहास क्या है। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। सबसे पहले जानते हैं कि अयातुल्ला अली खामेनेई ने कहा क्या है। 16 सितंबर को खामेनेई ने सुन्नी धर्मगुरुओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा, अगर एक मुसलमान पीड़ा में है और कोई मुसलमान उसके प्रति उदासीन नहीं हो सकता, चाहे वो पीड़ा गाजा की हो या दुनिया के किसी और कोने की। अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की पीड़ा नहीं समझता तो ये इस्लामी शिक्षा के खिलाफ है। जो कोई भी इस कर्तव्य की अनदेखी करेगा उसे ऊपर वाले के सामने जवाबदेह ठहराया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामी समुदाय की गरिमा सिर्फ एकजुटता से ही पाई जा सकती है। इसके कुछ देर बाद खामेनेई ने यही बयान एक्स पर पोस्ट किया। इसमें उन्होंने गाजा और म्यांमार के साथ साथ भारत का भी नाम लिया। उन्होंने लिखा कि इन जगहों पर मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और इससे बेखबर रहने वाला व्यक्ति खुद को मुसलमान नहीं कह सकता। खामेनेई ने अपनी पोस्ट में इस्लामी उम्मा शब्द का इस्तेमाल किया। क्या होता है इसका मतलब? इस्लामी उम्मा का मतलब इस्लामिक समुदाय है, ऐसा समुदाय जिसमें दुनिया के अलग अलग हिस्सों और बैकग्राउंड के मुसलमान आते हैं। अब आते हैं उत्पीड़न वाली बात पर। खामेनेई ने सबसे पहले म्यांमार का नाम लिया। म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिमों का नरसंहार हुआ था। लाखों रोहिंग्या भागकर बांग्लादेश, भारत और दूसरे देशों में चले गए। उनके लिए वापस लौटना मुश्किल हो गया है। खामेनेई ने दूसरा नाम लिया गाजा का। गाजा का क्या मसला है? 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर आतंकी हमला किया। 1100 से अधिक लोगों की हत्या कर दी। 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाकर ले गए। इस हमले के बाद इजराइल ने गाजा में जंग शुरू कर दी। इजराइल के हमले में 40,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इनमें अधिकांश बच्चे और महिलाएं हैं। कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इजराइल पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया, मगर इजराइल पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ईरान इसको मुस्लिमों के नरसंहार की तरह पेश कर रहा है। ये तो हुआ गाजा का मसला। खामेनेई ने तीसरा नाम भारत का लिया है। उन्होंने दावा किया कि भारत में भी मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। खामेनेई 1889 से ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। ईरान में सुप्रीम लीडर का पद सबसे ऊपर होता है। रक्षा और विदेश नीति जैसे मामलों पर उनका फैसला अंतिम रहता है, इसलिए उनके बयान पर हंगामा हो रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने भारत पर निशाना साधा हो। कब खिलाफ बोल चुके हैं, आइए एक नजर डालते हैं। पहली बार 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद बोले थे। 2002 के गुजरात दंगों के बाद, फिर 2010 में उन्होंने दुनिया भर के मुस्लिमों से जम्मू कश्मीर के हिंसक विद्रोह का समर्थन करने के लिए कहा था। खामेनेई का बयान 2008 में भारत अमेरिका सिविल न्यूक्लियर डील के बाद भी आया। साथ ही साथ 2008 और 2009 में भारत ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA में ईरान के खिलाफ वोटिंग की थी। खामेनेई का अगला प्रलाप 2017 में आया, जब उन्होंने कश्मीर का नाम लेकर कहा, मुस्लिम वर्ल्ड को खुलकर यमन, बहरीन और कश्मीर के लोगों का समर्थन करना चाहिए और शोषकों और तानाशाहों का विरोध करना चाहिए। फिर अगस्त 2019 में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा छीन लिया था। इसके बाद उन्होंने कश्मीर के मुसलमानों की स्थिति पर चिंता जताई थी।
फिर मार्च 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान खामेनेई ने मुस्लिमों के नरसंहार का आरोप लगाया था। अब 4 बरस बाद उन्होंने गाजा और म्यांमार के साथ भारत का नाम जोड़ा है। हालांकि उन्होंने इसकी कोई वजह नहीं बताई। हमने वेस्ट एशिया मामलों के एक्सपर्ट कमर आगा से पूछा कि भारत में मुस्लिमों की हालत पर सुप्रीम लीडर खामेनेई के बयान को कैसे देखा जाना चाहिए। 4 बरसों के बाद उन्होंने अचानक भारत पर निशाना क्यों साधा? क्या इसकी वजह भारत इजराइल के बीच बढ़ती नजदीकी हो सकती है? बहुत चौंका देने वाला स्टेटमेंट था जो बयान आया, जिससे कि कोई उम्मीद नहीं थी। ईरान एक मित्र देश है, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम थी तो वो सीधा बात कर सकते थे, लेटर लिख सकते थे। लेकिन एकदम से उन्हीं ने मीडिया में जिस तरह से स्टेटमेंट दिया गया, आया मीडिया में हुआ, उससे पूरी, और वो स्टेटमेंट बहुत जगहों पे छपा है, अरब देशों में भी छपा है और तमाम। मैं समझता हूँ कि ये अच्छा स्टेटमेंट नहीं था। बहुत घनिष्ठ संबंध है हमारे, ऐतिहासिक संबंध है, और आज़ादी से पहले ईरान हमारा पड़ोसी देश होता था, और पाकिस्तान बनने के बाद हमारी कनेक्टिविटी कट गई उनके साथ। लेकिन ये रिश्ते हमेशा चलते रहे, अच्छे बुरे, ज्यादातर अच्छा ही रहा भारत के। और भारत की नीति है, कभी किसी दूसरे मुल्क के मामलों में नहीं बोलता भारत। और फिर पैलेस्टाइन के बारे में उन्हीं ने कहा, भारत ने जितनी सपोर्ट फिलिस्तीन को दी है शायद ही किसी देश ने दी है, डेवलपिंग नेशन ने दी। हमेशा से, आज से नहीं, मतलब शुरू से गांधी जी के समय से लगातार सपोर्ट पैलेस्टाइन को हासिल है। आज भी गवर्नमेंट जो है, प्राइम मिनिस्टर मोदी स्वयं गए वहां, महमूद अब्बास से मिले, और इसके अलावा बहुत से भारत के प्रोजेक्ट भी वहां चल रहे हैं। हम लोग की जो डीलिंग है भारत की, तो वो तो वहां पे जो पैलेस्टाइन जो वो है पीए, पैलेस्टाइन अथॉरिटी, उसके साथ होती है। उनकी एम्बेसी भी यहाँ पे है। भारत ने उनको रिकॉग्नाइज, जैसे ही पीएलओ का को अरब लीग ने रिकॉग्नाइज किया, भारत ने भी उनको रिकॉग्नाइज किया। भारत 2 स्टेट सोल्यूशन में बिलीव करता है। उसके बाद इस तरह का स्टेटमेंट आने से थोड़ी तकलीफ लोगों को हो रही है। जहां तक मुसलमानों का सवाल है, तो मुसलमानों को कोई ऐसी जरूरत है नहीं कि कोई दूसरा देश उनके मसलों में हस्तक्षेप करे। भारत में डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कोर्ट है, कचहरी है, जाता है उससे वो मिलते हैं। समस्याएं भी आती हैं तो बहुत से मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग और उनकी पार्टीज भारत के मुसलमानों के साथ खुल के उनका समर्थन करती हैं। तो मुसलमानों को कोई बाहर के मदद या एड या इस किस्म की चीजों की जरूरत मैं नहीं समझता थी। पिछले कुछ समय में भारत ईरान के संबंध उतार चढ़ाव से भरे रहे हैं। 2018 में अमेरिका ने ईरान के साथ हुई न्यूक्लियर डील छोड़ दी, फिर ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इसके चलते भारत को ईरान से तेल खरीदना बंद करना पड़ा। हालांकि चाबार पोर्ट वाली डील सलामत रही। मई 2024 में भारत को 10 वर्षों के लिए चाबार पोर्ट को डेवलप और ऑपरेट करने का अधिकार मिला। खामेनेई के बयान का दोनों देशों के संबंधों पर क्या असर पड़ सकता है, सुनिए। ये देखिए, ये संबंध हमारे बहुत पुराने हैं। संबंध में मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। भारत ने भी उसका खंडन कर दिया, उन्हीं ने भी जो कहना था कह दिया, और हमें उम्मीद है कि उनकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से ईरान के फर्दर क्लैरिफिकेशन या इस तरह के आना चाहिए, जल्दी ही आना चाहिए। और भारत जो है चाबहार पोर्ट तो बना ही रहा है वहां के ऊपर। भारत के साथ इस समय समस्या ये है कि जो यूएन सैंक्शंस उसके ऊपर अमेरिका ने लगा रखे हैं, और अमेरिकन सैंक्शंस भी हैं इजराइल के ऊपर, तो उसकी वजह से ट्रेड और बहुत से जो काम है वहां पे नहीं हो पाते। चाबहार पोर्ट पे जो इन्हें इक्विपमेंट लगाने थे, वो इक्विपमेंट कोई कंपनी देने की तैयार नहीं थी। इटालियन कंपनी से लिया, पहले भारत लाया गया, फिर भारत से वहां पे भेजा गया। बड़ी मुश्किल के साथ काम हो रहा है वहां पे। दूसरी बात यह है कि चाबहार
के ऊपर ट्रैफिक बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो तभी आएगा जब नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, जो उनका फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, वो मुकम्मल हो जाए, वो कंप्लीट हो जाए, ताकि प्रॉपर तरीके से जो है सेंट्रल एशिया और कॉकेशस के देश ईरान से जुड़ जाए रेल एंड रोड के माध्यम से। तो भारत यहाँ से वहाँ भी ट्रेड करेगा। चाबहार पोर्ट बेसिकली बनाया जा रहा है वो सेंट्रल एशियन और भारत के देश के इस्तेमाल के लिए है। भारत के लिए ये महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके बनाने में काफी दुश्वारियां भी आ रही हैं। इक्विपमेंट खरीदने में भी प्रॉब्लम आती है बाहर से, खास तौर से, क्योंकि जो पश्चिमी देश हैं वो देने पे तैयार नहीं। लेकिन उन सब के बावजूद काम वहाँ पे चल रहा है और मैं समझता हूँ कि जल्दी ही और आगे बढ़ेगा। एक और चीज, खामेनेई ने अपने बयान में कहीं पर भी चीन का नाम नहीं लिया, जबकि चीन पर उइगर मुस्लिमों के नरसंहार के आरोप लगते हैं। चीन और ईरान के हित आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? ईरान चीन की आलोचना से आखिर क्यों बचता है? सब ये बात समझ से बाहर है। अगर उनको चाइना चाहता है इस्लामिक देशों की लीडरशिप और इस्लाम का, तो उसको बोलना पड़ेगा उइगर मुसलमान के साथ जो कुछ वहां पे हो रहा है। लेकिन हमेशा, क्योंकि उनके बायलैटरल रिलेशन और डिप्लोमेटिक टाइज, हर तरह के रिलेशन चाइना से बहुत घनिष्ठ है, इसलिए इस मुद्दे पे वो लोग अवॉइड करते हैं, ज्यादा बोलते नहीं है। लेकिन कब तक ऐसा चलेगा? तो समय आ गया ईरान को खुल के बोलना चाहिए उइगर्स के बारे में और उनकी समस्या के समाधान के लिए उन्हें बात करनी। केवल स्टेटमेंट दे के या इस तरह की बातें करके मसले नहीं हल होते और जटिल है। पर ये जो वहाँ पे लोग हैं, वो लोग भी नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा इंटरफियरेंस हो ईरान का, और ताकि एक अच्छा माहौल भारत और ईरान के देश में बना रहे। भारत चाहता है कि अच्छी उसके साथ रिलेशन ईरान के साथ बने। खामेनेई के बयान पर भारत ने क्या रिएक्शन दिया? जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, विदेश मंत्रालय ने कड़ी आलोचना की, कहा कि दूसरे के ऊपर कमेंट करने से पहले अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए। अब ये समझते हैं कि ईरान में अल्पसंख्यकों और महिलाओं का क्या हाल है। ईरान में 90% आबादी शिया मुस्लिम है। शिया इस्लाम मुल्क का राजकीय धर्म है। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में सुन्नी मुस्लिमों, बहाई, ईसाई, यहूदियों और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। सरकारी संस्थाओं में शियाओं का वर्चस्व है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग राष्ट्रपति नहीं बन सकते। उनके चीफ जस्टिस या गार्डियन काउंसिल का सदस्य बनने पर भी पाबंदी है। इसके अलावा वे राजनीतिक पार्टियां भी नहीं बना सकते। ईरान में धर्म बदलने पर सजा का प्रावधान है। शरिया कानून का पालन नहीं करने पर बेरहम सजा दी जाती है। सबसे ताज़ा उदाहरण महसा अमीनी का है। महसा को ठीक से हिजाब ना पहनने के चलते मोरालिटी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, फिर थाने में उनको टॉर्चर किया गया, बाद में महसा की मौत हो गई। इसके बाद पूरे ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन हुए। ईरान सरकार ने प्रोटेस्ट को पूरी तरह कुचलने की कोशिश की। एक और उदाहरण देखिए, 2023 में ईरान के सामाजिक कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को नोबेल पीस प्राइज देने का ऐलान हुआ। उस वक्त नरगिस जेल में थी। वो महिलाओं के अधिकारों की आवाज उठाती थी। 2011 के बाद उनको 13 बार अरेस्ट किया गया। नरगिस को 31 बरस की जेल और 154 करोड़ की सजा सुनाई जा चुकी है। अब जरा भारत और ईरान के रिश्तों का भी इतिहास जान लेते हैं ब्रीफ में। 1947 के पहले भारत की पश्चिमी सीमा ईरान से लगती थी। आज़ादी मिली तो पाकिस्तान नया मुल्क बना। अब पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा ईरान से मिलती है। भले ही बॉर्डर अलग हो गया, मगर साझी विरासत को अलग नहीं किया जा सकता। दोनों ने एक दूसरे की संस्कृति, भाषा और कला समेत कई क्षेत्रों को प्रभावित किया है। आधुनिक इतिहास की बात करें तो 15 मार्च 1950 को दोनों देशों ने डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित किए। 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ईरान के दौरे पर जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। मई 1974 में पहले परमाणु परीक्षण के बाद पश्चिमी देश भारत से नाराज थे, प्रतिबंध लगा दिए थे, मगर ईरान ने साथ दिया। अक्टूबर 1974 में शाह भारत के दौरे पर आए। कच्चा तेल आयात करने पर सहमति बनी। 1974 में भारत ने आधे से ज्यादा कच्चा तेल ईरान से लिया। फिर 1979 में ईरान में इस्लामी क्रांति हुई, इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना हुई। पाकिस्तान मान्यता देने में आगे रहा।
भारत ने समर्थन करने से मना कर दिया। फिर 1980 में ईरान इराक जंग हुई तो भारत ने इराक का साथ दिया। 2005 में भारत और अमेरिका के बीच सिविल न्यूक्लियर डील पर सहमति बनी। उसी समय अमेरिका ने ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम बंद करने के लिए कहा। ईरान ने मना किया। इसके चलते अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, भारत पर भी दबाव डाला। इसके चलते ईरान के साथ रिश्ते खराब हुए। 2008 में तत्कालीन विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी ने ईरान का दौरा किया, संबंध ठीक करने की अपील की। 2010 में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी ने दुनिया भर के मुस्लिमों से कश्मीर में जिहाद की अपील की। इस पर भारत ने नाराजगी जताई थी। फिर आया साल 2016। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान के दौरे पर गए। इस दौरे पर चाबहार पोर्ट को डेवलप करने को लेकर समझौता हुआ। दिसंबर 2018 में भारत ने पोर्ट का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। चाबहार पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ग्वादर को चीन ने लीज पर लिया है। वो इसके जरिए सेंट्रल एशिया के देशों को इंडियन ओशन से जोड़ना चाहता है। चाबहार को चीन को चैलेंज करने की कोशिश के तौर पर देखा गया, लेकिन इसमें लगातार मुश्किलें आती रही। अक्टूबर 2023 में हमास के आतंकी हमले का भारत ने कड़ा विरोध किया, इजरायल के साथ खड़े होने की बात कही। उसी समय पर ईरान ने हमास का समर्थन किया था। फिर नवंबर में हूती विद्रोहियों ने रेड सी में मालवाहक जहाजों पर अटैक बढ़ा दिए। उन्होंने धमकी दी थी कि रेड सी से गुजरने वाले इजरायली जहाज हमारे मिलिट्री टारगेट्स हैं। हालांकि वे दूसरे देशों के जहाजों को भी निशाना बनाने लगे। मसलन दिसंबर में भारत आ रहे एक केमिकल टैंकर पर मिसाइल अटैक किया गया, जिसके बाद भारत ने नौसेना के 10 जहाज रेड सी की तरफ तैनात किए। अमेरिका ने आरोप लगाया कि मिसाइल हमला ईरान से हुआ था। हालांकि भारत ने इस पर कुछ नहीं कहा। जनवरी 2024 में अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में हूती विद्रोहियों पर बमबारी शुरू की। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने हमले के तुरंत बाद डॉक्टर जयशंकर को फोन भी किया, मगर भारत ने यमन अटैक पर कोई बयान नहीं दिया। जानकार ने कहा कि ईरान को साधने की कोशिश के तहत ऐसा किया जा रहा है। जनवरी में ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ईरान के दौरे पर गए। वहां चाबहार पोर्ट और दूसरे मसलों पर बात हुई। मई में चाबहार पोर्ट को लेकर डील सफल हुई। उसी महीने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख जताया, जबकि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने ईरान गए थे। फिर जुलाई 2024 में मसूद पेजेश्कियान ईरान के राष्ट्रपति बने। उनके शपथ ग्रहण में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हिस्सा लिया था। तो यही तक इस मसले पर था हमारा बड़ी खबर का सेगमेंट। अब हम सुर्खियां जान लेते हैं और पहली सुर्खी टाइफून यागी से जुड़ी हुई है। साउथ ईस्ट एशिया के देशों में तबाही का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। म्यांमार में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 236 तक पहुंच गई है। असली संख्या बाढ़ खत्म होने के बाद पता चलेगी। म्यांमार फरवरी 2021 में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद सिविल वॉर की चपेट में है। लाखों लोग विस्थापित हैं। कई इलाकों में विद्रोही गुट और सेना के बीच जंग चल रही है। इसके चलते लोगों तक मदद पहुंचने में मुश्किल आ रही है। हालत की गंभीरता का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि म्यांमार की मिलिट्री हुंटा ने विदेशी मदद की गुहार लगाई है। 2023 में साइक्लोन मोचा आया था। उस वक्त भी दूसरे देशों ने मदद की पेशकश की थी, लेकिन तब हुंटा ने मदद ठुकरा दी थी। म्यांमार के अलावा वियतनाम, लाओस और दक्षिणी चीन पर भी यागी का कहर बरप रहा है। वियतनाम में लगभग 300 लोगों की मौत हो चुकी है। वहां अब तक 13,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। भारत ने प्रभावित देशों की मदद के लिए ऑपरेशन सद्भाव शुरू किया है। अब दूसरी सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं, जो इजरायल से आई है। 15 सितंबर की सुबह सेंट्रल इजरायल पर हूती विद्रोहियों ने मिसाइल से हमला किया। इस हमले में कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, मगर इसने इजरायल की चिंता जरूर बढ़ा दी है। दरअसल हूती विद्रोहियों ने हाइपरसोनिक मिसाइल के इस्तेमाल का दावा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी वजह से इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम उसको इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा। हाइपरसोनिक मिसाइलें साउंड की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करती हैं और हवा में पैंतरेबाजी कर सकती है। हूती विद्रोहियों को ये मिसाइल कहाँ से मिली? उनका दावा है कि मिसाइल उन्होंने खुद बनाई है। उन्होंने इस मिसाइल का वीडियो भी जारी किया। हालांकि उनके दावे पर संशय है, क्योंकि ये मिसाइल बनाने का इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास है। इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी डिज़ाइन ईरान के मिसाइलों से मिलती है, काफ़ी हद तक फतेह मिसाइल से। ईरान ने पिछले साल इसको लॉन्च किया था। ये साउंड की स्पीड से 15 गुना तेजी से भाग सकती है। इसकी मारक क्षमता 1400 किलोमीटर तक बताई गई। यूं तो ये 15 सितंबर को दागी गई मिसाइल की मारक क्षमता से कम है, लेकिन मिसाइलों को रिकॉन्फ़िगर किया जा सकता है। हूती विद्रोहियों ने इजरायल के खिलाफ बने एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को अपना समर्थन दे दिया है। इनको ईरान का समर्थन मिला हुआ है। आरोप है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइलें भी ईरान ने ही दी हैं, लेकिन 16 सितंबर को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इससे इनकार किया। बोले, हमारे पास यमन को देने के लिए वैसी मिसाइलें नहीं हैं। अब जान लेते हैं कि हूती हैं कौन।
हूती एक शिया चरमपंथी गुट है। 2015 के यमन के अधिकांश हिस्से पर उनका नियंत्रण है। अक्टूबर 2023 में गाजा वॉर शुरू हुई इजराइल और हमास के बीच। इसमें हूती ने हमास का समर्थन किया। अक्टूबर के आखिर में इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। तब से हूती विद्रोही रेड सी और आसपास के इलाकों में इजराइल और उसके सहयोगियों के जहाज को निशाना बना रहे हैं। बीच बीच में उसने इजराइल के अंदर मिसाइलें और ड्रोन से हमले की कोशिश भी की। जुलाई 2024 में इजराइल ने यमन के अंदर घुसकर जवाबी कार्रवाई की थी। हालिया मिसाइल हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर से हूती विद्रोहियों को चेतावनी दी है। कहा है कि उनको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो आज का दुनियादारी बस यहीं पर समाप्त करते हैं। जाते जाते एक जरूरी सूचना सुनते जाइए। बहराइच में जंगली जानवर के हमलों पर लल्लन टॉप की खास पेशकश निशाचर रिलीज हो चुकी है। एक झलक आप यहाँ देखिए। फुल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुक्रिया, शुभ रात्रि। सावधान सावधान सावधान, आप सभी ग्रामवासियों को सचेत किया जाता है कि आपके क्षेत्र में जंगली जंतुओं द्वारा रात और भोर पहाड़ में छोटे बच्चों एवं ग्रामवासियों पर हमला किया जा रहा है। आप सभी से आग्रह है कि सायकाल एवं रात्रि में बच्चों को अकेला न छोड़ें एवं बहुत आवश्यक होने पर ही रात में घर से बाहर निकले। घर के भीतर बंद दरवाजे में ही सोए। डरे नहीं, सावधान रहें। जी हाँ, डरे नहीं। भाई स्लो चला भाई, स्लो स्लो कर भाई। रोकना रोको पहले रोको। एक बैठा है इसको 2 मिनट रुक जाओ जरा, चुप रहना। हो गया भाई, हो गया। एक और बैठा। भाई इधर मूव करो, ये घास मूव कर रहा है।